हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल पावर सिस्टम। तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, सिलेबस देखा, और आज से हम स्टार्ट करेंगे जनरेशन वाला पार्ट। तो देखिए, जब जनरेशन की बात आती है तो आपकी दो कैटेगरी बनती है, कन्वेंशनल जनरेटिंग प्लांट और नॉन कन्वेंशनल जनरेटिंग प्लांट। तो आपका जो पावर जनरेशन है ये दो हिस्सों में बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ये जानना इसलिए जरूरी है, हम चाहते तो डायरेक्टली थर्मल पावर स्टेशन से स्टार्ट कर देते, बट उसके पहले थोड़े से डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्स में डिफरेंसेस आपको आ जाते हैं। तो मैंने टेबल बहुत बढ़िया तरीके से बना दी है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स लिखी है एक तरफ और दूसरी तरफ लिखा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो आप देखिए, पहला है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का मतलब है कि बल्क पावर जनरेशन। तो बल्क पावर कैपेसिटी जनरेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड, है ना, जैसे कि स्टीम या थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, न्यूक्लियर एंड गैस। तो जो बड़े बड़े पावर स्टेशन है जो लंबे समय तक हमें हमारी एनर्जी का सोर्स बनेंगे, तो इनको बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ये कई बार ऑप्शन में भी आ जाता है, कन्वेंशनल एनर्जी पावर प्लांट कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में आते हैं स्मॉल कैपेसिटी जनरेशंस ओवर अ शॉर्टेड इंटरवल, है ना, जिसमें हो गया विंड हो गया, सोलर हो गया, टाइडल हो गया, जियोथर्मल हो गया, डीजल हो गया, बायोमास हो गया एंड एमएचडी हो गया, है ना। तो ये इस तरीके के जो छोटे छोटे हैं कि जब हमें स्मॉल कैपेसिटी का और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जो हमें एनर्जी देते हैं, उनको हम लोग किस में रखे हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आजकल तो हम सोलर पावर स्टेशन तो बड़े बड़े बना रहे हैं, तो बहुत लार्ज सोलर स्टेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम कंपैरिजन अगर करें कि एक थर्मल पावर स्टेशन की कैपेसिटी का हमें जनरेटिंग पावर प्लांट बनाना है और सोलर का, तो सोलर पे हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है ना। तो हम ये उस तरीके से मत सोचिएगा कि सर बड़ा सा अगर हम थर्मल से भी 5 गुना कैपेसिटी का बना दे तो वो एक्सेप्शनल है ना। अभी आपको जो हमारी एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस का जो हिस्सा है उसके हिसाब से जो रिसेंट एडवांसमेंट हो रहे हैं उनको हमें टैकल नहीं करना है, हमें एग्जाम में आंसर उस हिसाब से करना है जो हमारा सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस ओल्ड स्कूल डेज के हिसाब से बना है, तो आपको उस हिसाब से टिक करना है। तो हमेशा सोलर को आप काय में लेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में ही लेंगे, नहीं तो पता चले इमोशनल हो गए, कोई करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ लिया और आंसर टिक करके आ गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई बार यूपीएससी की तैयारी करने वालों को बोला जाता है कि आपको स्ट्रिक्टली हिस्ट्री का आंसर उसी तर्ज पे देना है जो एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि यूपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो करती है, ऐसा बोला जाता है, कई सारे टीचर बोलेंगे। क्योंकि हिस्ट्री क्या है, बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है, तो पता चला आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ के और आंसर टिक करके आ गए, है ना, तो वो नहीं चलेगा। हमें हो सकता है कई बार कॉन्फ्लिक्ट होगा कि जो हमें एनसीईआरटी में लिखा है कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट वो गलत है, बट फिर भी हमें उसी को फॉलो करना है अगर एग्जाम में आपको अपीयर करना है तो, क्योंकि एक बेस बना रखा है। अब हर एक का हिस्टोरिकल पॉइंट अगर देखने जाएंगे तो रेफरेंस इतने हो जाएंगे कि आपका आंसर ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही कुछ बात यहाँ पर है कि आपको जो लिखा गया है कैटेगरी में उसी के हिसाब से चलना है। रिसेंट एडवांसमेंट जो हुए वो हमारी अभी बुक में नहीं डले, हमारे सिलेबस में हिस्से नहीं आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेकंड, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन। ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं रिमोट लोकेशंस पे होते हैं, ठीक है, जहां पे जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं। दूसरा है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द कंज्यूमर प्रीमाइसेस। जैसे हमारे घर में सोलर पावर प्लांट हम छत पे लगा देंगे, तो जो कंज्यूमर जहां पर यूटिलिटी है उसके आसपास ही हम लोग उसको लगाते हैं। तो तीसरा है देयर आर नो वेदर कंस्ट्रेंट व्हाइल ऑपरेटिंग दिस प्लांट। ये किसी भी वेदर में, ऐसा तो बोलेंगे कि थर्मल पावर स्टेशन है तो चलो एक काम करते, गर्मी का मौसम आ गया है तो बंद कर देते इसको, नहीं। हम ज्यादातर जितने भी पावर स्टेशन होते हैं बड़े वाले कन्वेंशनल, वो सारे के सारे 24 घंटे या वेदर कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब आप बोलेंगे सर हाइडल पावर स्टेशन में तो बारिश के टाइम पे सर ज़्यादा हम चलाएंगे, उसको कम चलाएंगे। तो देखो, कम ज़्यादा चलाना एक अलग मुद्दा है कि हाँ, बारिश में हम जो स्टोरेज है, डैम की साइज ज़्यादा हो जाती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी उस पर फ्लो कराने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं, हाइडल से ले लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये तीनों की तीनों जो प्लांट है, वो जितने भी प्लांट है, चाहे ये हो सबके सब कर तो जनरेट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं बहुत सारे प्लेयर, मतलब बहुत सारे प्लांट्स। तो हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स को इस तरीके से ऑपरेट करेंगे कि एक दूसरे पे बर्डन नहीं पड़े। जैसे कि हम बारिश के मौसम में क्या करेंगे, पानी ज़्यादा है तो हाइडल पावर स्टेशन से ज़्यादा बिजली बना लेंगे, है ना। फिर जब हमारा रेनी सीजन चले जाएगा तो हम बोलेंगे चलो थर्मल पे डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो डिपेंडेंसी कम ज़्यादा करते रहते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा किसका फेवरेबल सीजन होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बारिश में ज़्यादा चला रहे हो, जब रेनी सीजन चले गया तो हाइडल पावर स्टेशन बंद हो जाएगा, नहीं।
ये हमेशा बिजली जनरेट करते रहेंगे, प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकता है ना, इस चीज का ध्यान रखना। द ऑपरेशन ऑफ दिस प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द डे टू डे वेदर कंस्ट्रेंट है। डे टू डे वेदर, भाई सूरज निकला आपके छत पे है सोलर पावर प्लांट, आज सूरज नहीं निकला है तो आपका सोलर पावर स्टेशन नहीं चलेगा, आज हवा नहीं चली है तो विंड मिल नहीं चलेगी आपकी, है ना। तो ये डे टू डे वेदर कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स आर हैविंग हाई फिक्स कॉस्ट एंड लेस रनिंग कॉस्ट, कि जिसे ये फिक्स कॉस्ट रनिंग कॉस्ट अभी आपको थोड़ा सा वैसे तो कॉमन सेंस बेसिस पे समझ में आ गया होगा, बट इसको मैं बहुत अच्छे से जब मैं पूरे पावर प्लांट तीनों पावर प्लांट पढ़ा दूंगा बड़े वाले, उसके बाद मैं आपको एक कॉस्टिंग का एक मैट्रिक्स बताऊंगा कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है, रनिंग कॉस्ट क्या होता है, सेमी रनिंग या सेमी फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी आप नॉर्मली समझ गए होंगे कि हाई फिक्स कॉस्ट एंड लेस रनिंग कॉस्ट, कि भाई इसका जो सेटअप करने में या फिक्सेशन वाली सारी जो चीजें हैं उसके लिए कॉस्टिंग ज्यादा लगेगा, रनिंग में कम लगेंगे। यहाँ पे क्या है, फिक्स कॉस्ट लेस है बट रनिंग कॉस्ट हाई है यहाँ पे। सुटेबल टू मीट बेस लोड, अच्छा ये पीक लोड और बेस लोड क्या होता है ये भी अभी मैं जब पावर प्लांट पढ़ा दूंगा उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉइंट लिखा रहने देना कि बेस लोड के लिए यूज होता है, ये पीक लोड के लिए यूज होता है। एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा है गैस पावर प्लांट और यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट जियोथर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं 2-3 पॉइंट और है। सिंक्रोनस जनरेटर आर यूज्ड, इसमें सिंक्रोनस जनरेटर यूज होते हैं, इसमें असिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस नहीं हो वो असिंक्रोनस हो गए, जिसमें हम डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर इन सबको लेंगे। 7 नंबर का है बोथ द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आर एम्प्लॉयड, मतलब यहां पर इन पावर स्टेशन में क्या होगा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चाहिएगा, बट हमें पता है कि भाई ये तो हम लोग कहां यूज कर रहे हैं, जहां पे कंज्यूमर प्रीमाइसेस के आसपास ही यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सफिशिएंट ही है। ये है जनरेटिंग वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे 3.3, 6.6, 11, 13.2 एंड 18.2 किलो वोल्ट, इतनी सारी वोल्टेज रेटिंग में यहाँ पे जनरेशन होता है, बट यहाँ पे जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो लेस देन 1 किलो वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये टेबल आपको काफी अच्छे से काम आएगा। चलिए अब हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक, थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन, अब देखिए थर्मल पावर स्टेशन में मैंने बहुत काम किया है, बहुत सारे ट्रेनिंग करवाई है, बहुत सारी जगह ट्रेनिंग पे गया भी हूं मैं, तो थर्मल पावर स्टेशन बहुत ही रोचक है। मैं क्या करूंगा, थर्मल पावर स्टेशन को चाहूं तो मैं लाइन बाय लाइन इस तरीके से आपको ऐसे बता के, और ये होता है, ये होता है, और ये बोर्ड पे थोड़े से 2-4 पॉइंट रीड कर दूं और इस तरीके से आपको पढ़ा सकता हूं, बट ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। अभी आपको सिंपल पेन पेपर थोड़ा साइड में रख दो, कहानी सुनना है। कहानी जैसे जैसे मैं कहानी बताते जाऊं वो कहानी सुनते जाना, फिर हम टेक्निकल पॉइंट्स को मैं बहुत अच्छे से, जो कहानी के बीच में छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आपको बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले कहानी सुनना। देखिए थर्मल पावर स्टेशन को बोलते हैं हम स्टीम बेस्ड पावर सिस्टम, मतलब हमें क्या करना है, थर्मल पावर स्टेशन किस पे वर्क करता है, रैंकिन साइकिल पे वर्क करता है। रैंकिन साइकिल का मतलब इतना समझिए, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार यूज होता है रैंकिन साइकिल। रैंकिन साइकिल का सिर्फ और सिर्फ सीधा सा मतलब है कि भाई हीट से आने वाली एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पूरे साइकिल को हम क्या बोलेंगे, रैंकिन साइकिल बोलेंगे। समझ में आया। पेन पेपर बिल्कुल साइड में रखना, कहानी जैसा सुनते रहना, मजा आएगा। चलिए अब देखो क्या होगा, बेसिकली हमें थर्मल पावर स्टेशन में क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है ना। क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। ये इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करेगा, जनरेटर प्रोड्यूस करेगा। कौन करेगा, जनरेटर प्रोड्यूस करेगा। ये 3 फेज जनरेट, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अब इस जनरेटर को, ये जो प्राइम मूवर है इसको चलाना पड़ेगा, इसको भी घुमाना पड़ेगा, हाथ से तो घुमाएंगे नहीं, है ना, इसको घुमाना पड़ेगा। इसको घुमाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टरबाइन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टरबाइन का यूज करेंगे। तो टरबाइन मतलब कि टरबाइन और ये जो जनरेटर है इसको कपलिंग, मैकेनिकली कपलिंग में, टरबाइन और आपका जो प्राइम मूवर है जनरेटर का, उन दोनों को मैकेनिकली कपल्ड कर देंगे। तो अगर टरबाइन घूमेगा तो आपके जो शाफ्ट है सिंक्रोनस जनरेटर का वो भी घूमेगा। टरबाइन को कैसे घुमाएं, टरबाइन्स के अंदर अलग अलग ब्लेड्स होगी, है ना। टरबाइन्स के अंदर क्या होगी, अलग अलग ब्लेड्स होगी। इन ब्लेड्स को घुमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर स्टीम देना पड़ेगी। ये टरबाइन को हम घुमाने के लिए किसका यूज करेंगे, स्टीम का यूज करेंगे, है ना, स्टीम का यूज करेंगे। तो एक्चुअल में टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन ये करेगा कि ये जो स्टीम वाली जो एनर्जी, स्टीम को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। टरबाइन क्या करता है, स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। अब ये स्टीम कहां से आएगी, सर स्टीम स्टीम स्टीम, भाई स्टीम मतलब क्या है, भाप, है ना, भाप। जैसा आप पुराने जमाने में क्या होता था, जो ट्रेन चलती थी वो स्टीम इंजन होते, जो आपको इलेक्ट्रिक, फिर स्टीम इंजन होते थे, मतलब वो भाप से चलने वाले इंजन होते थे। तो अब तो बिल्कुल रिप्लेस हो गया है, वो सारा इलेक्ट्रिकल इंजन में कन्वर्ट हो गया है। तो स्टीम को हम
कैसे बनाएंगे? भाप को कैसे बनाते हैं? पानी को गर्म करना पड़ेगा। सर स्टीम को बनाने के लिए, क्योंकि देखिए जब मैं पहली बार थर्मल पावर स्टेशन नॉर्मली पहली बार वेरी बेसिक फर्स्ट ईयर वगैरह में या 12th में हमने जब सुना कि थर्मल पावर स्टेशन स्टीम से क्या होगा, 3000 आरपीएम पे टरबाइन घूम जाएगी और फिर ये शाफ्ट घूम जाएगा, तो हमको यकीन नहीं होता था भाई स्टीम भाप, क्योंकि हमने कौन सी भाप देखी, स्टीम कौन सी देखी जो घर में पानी उबल रहा है और वो स्टीम जा रही है। तो हमको ये लगता था कि यार ये जो स्टीम जा रही है क्या इसमें इतनी ताकत होती है कि ये ब्लेड को घुमा देगी, ट्रेन चला देगी, है ना। फिर हमको क्योंकि इसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं पता था, इस वजह से हमें लगता था कि कैसे होगा, बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है। तो देखिए उसी सिस्टम को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी जो स्टीम होता है, स्टीम बनती है तो इसके लिए पानी गर्म करना पड़ेगा। भाई इतना पानी गर्म, अब बहुत ज़्यादा अगर हमें स्टीम बनानी है क्योंकि बड़ा पावर प्लांट लगाना है हमें, तो जो पानी की कैपेसिटी होगी वो भी बहुत बड़ी होगी। तो हमने इसके लिए बना बॉयलर। क्या बनाया? बॉयलर। बॉयलर इसको बोलते हैं बॉयलर। इस बॉयलर के अंदर क्या करते हैं? हम पानी भरते हैं। बॉयलर के अंदर क्या करते हैं? पानी भरते हैं। अब ये पानी आता कहाँ से? भाई बहुत बड़ा पानी चाहिएगा, अमाउंट ऑफ वाटर विल बी मोर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो पास में रिवर होगा या तालाब होगा, है ना, तालाब या रिवर जो भी सोर्सेस रहेगा पानी का, वहां से हम इस तालाब की हेल्प से इस बॉयलर के अंदर पानी भरेंगे। अब सीधा भर देंगे क्या? नहीं, सीधा नहीं भरेंगे। इस पानी को हम ट्रीट करेंगे। इस पानी को क्या करेंगे? इसका एक डिपार्टमेंट होता है पूरा। जब थर्मल पावर स्टेशन में जाओगे तो एक डिपार्टमेंट होता है कि जो रिवर और पानी का आ रहा है तो वहां पर इस पानी का चेकअप होता है। इस पानी को चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इसको ट्रीट किया जाता है ऐसा। क्योंकि अगर डायरेक्ट पानी इसमें जो गंदगी होगी अगर वो यहाँ पे आ जाएगी तो बॉयलर खराब हो जाएगा, है ना, बॉयलर खराब हो सकता है। तो इस वजह से इस पानी को पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद हम इसमें पानी डालते हैं बॉयलर के अंदर। अब ये पानी क्या होगा? इस पानी को गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्नेस यूज करेंगे। क्या करेंगे? फर्नेस। तो बहुत बड़ा ऐसे आग लगेगी, है ना, फर्नेस। ये फर्नेस है, फर्नेस। इस फर्नेस में क्या होगा? इस फर्नेस में आग लगेगी और इस आग से क्या होगा? पानी गर्म होगा। अब ये आग आएगी कहाँ से? भाई कोई भी आग जलानी है तो हमें ईंधन की जरूरत पड़ेगी, है ना, फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो इस फर्नेस में हम क्या डालेंगे? कोयला डालेंगे। क्या डालेंगे? कोयला, कोल डालेंगे। इस फर्नेस में क्या डालेंगे? कोल डालेंगे। एक इस तरीके से देखो जालीनुमा शेप होता है, ग्रेट बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? ग्रेट। इसके ऊपर कोल रखा जाता है ना, और कोल को बर्न किया जाता है। कोल जब बर्न होगा उससे जो आग निकलेगी, जो उससे हीट निकलेगी, उससे बॉयलर का, आपका बॉयलर जो है उसमें जो रखा हुआ पानी है वो गर्म होगा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये पानी गर्म होगा। चलिए, अब कोल को डायरेक्टली डाल देंगे क्या? नहीं। जैसे पानी को हम डायरेक्टली नहीं डाल रहे थे वैसे कोल को भी फर्नेस में डायरेक्टली नहीं डालेंगे। इसके लिए भी एक प्लांट और बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं CHP। क्या बोलते हैं? CHP, कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट, है ना। तो कोल हैंडलिंग प्लांट क्या करता है? कोयला सप्लाई करता है। तो अब क्या होगा? कोयला कैसे आता है, थोड़ी देर के लिए उसकी कहानी बताता हूं, है ना। ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आप थर्मल पावर स्टेशन में जाएंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। होगा क्या? कोल माइंस से आएगा, माइंस होती है। तो जनरली हम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ इंस्टॉल करते हैं? जहां पर कोल माइंस पास में रहे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोल माइंस के पास में ही थर्मल पावर स्टेशन सेटअप करें। हम दूर भी कर सकते हैं, कोयला ट्रेन के थ्रू आ जाएगा, है ना। बट हम कोशिश करेंगे, पहली कोशिश होगी कि अगर हमें ठीक ठाक लोकेशन मिल जाए माइंस के आसपास तो वहाँ पे लोकेट कराएंगे। जैसे आप जाएंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है ना, खासकर अनूपपुर वाला इलाका जहाँ पे कोल बेल्ट है, झारखंड में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको थर्मल पावर स्टेशन बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोल का क्या है? डायरेक्ट ट्रक से सप्लाई है। तो अगर ऐसी जगह पे हमारा पावर प्लांट है जहां से थोड़ी डिस्टेंस है, हम क्या करेंगे? ट्रेन के थ्रू हम लोग कोयला लेके आएंगे, है ना। चुक 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 करते हुए गाड़ी आएगी, ट्रेन आएगी और ट्रेन से हमारा कोयला आएगा, है ना। मूवी देखी होगी, कोल चोर करते हैं। एक कोयला चोरी करने के ऊपर एक मूवी आई थी, शायद गुंडे था शायद मूवी का नाम, देखना। उसमें कोयले को चोरी कर करके क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा रईस बन जाते हैं। चलिए, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि कोल की क्वालिटी क्या है। अब देखो, ट्रेन के थ्रू क्या आएगा? कोयला आएगा। इस ट्रेन से जो कोयला आया है इसको एक जगह पे रखा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोल आया और यहाँ पे आपने डाल दिया, क्योंकि पहले क्वालिटी चेकअप होगा ना, क्योंकि जहां से कोल आ रहा है उसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो पेमेंट किस बिहाफ पे करेंगे? पहले इसको वेट, मतलब आपका वेमेंट होगा, इसका वजन तोलेंगे कि भाई कितना किलो कोयला आया है, कितना टन कोयला आया है। वो कोयले का पूरा क्या होगा? वजनीकरण होगा।
वजन होगा पूरा का पूरा। उसके बाद इस कोयले की क्वालिटी चेक होगी, तो उसके लिए एक यहाँ पर फिर एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक जहाँ पर कोयले की क्वालिटी चेक होगी। क्वालिटी चेक होने के बाद कोयले को हम कहाँ भरेंगे, कोल हैंडलिंग प्लांट के सुपुर्द कर देंगे। कोल हैंडलिंग प्लांट क्या करेगा, इसको कन्वेयर बेल्ट से क्या करेगा, कन्वेयर बेल्ट से पहुंचाएगा, है ना। अब कन्वेयर बेल्ट से क्या होगा, कन्वेयर बेल्ट से क्या होगा, कन्वेयर बेल्ट से कोल को पहुंचाएंगे। उस कन्वेयर बेल्ट पे क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स भी लगे रहेंगे, या कुछ वर्कर को भी पहुंचा देते हैं, ताकि इस कोल के अंदर कोई लोहे का पार्ट या कोई मेटल डिटेक्टर वगैरह लगाए जाते हैं, ताकि वो मेटल हटा दे, या कोई बड़ा पत्थर है उसको हटा देंगे। तो एक मैनुअली सफाई कर देंगे कि भाई कन्वेयर बेल्ट जा रहा है, तो बहुत सारे कुछ मजदूर लगा दिए वहां पे, आसपास मैग्नेट लगा दिया, ताकि अगर कुछ लोहे वगैरह वाला पार्ट होगा तो वो मैग्नेट से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। कुछ मजदूर भी लगा देते हैं ताकि वहां पर उस कन्वेयर बेल्ट से क्या करें, बड़ा बड़ा पत्थर अगर दिख रहा है कि ये कोयला नहीं है, उसको हटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये हॉपर्स में जाते हैं, है ना, हॉपर्स। इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े हॉपर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हॉपर, कोल हॉपर्स। ये कन्वेयर बेल्ट से इस हॉपर के अंदर बहुत सारे ऐसे 5-6 तरीके के हॉपर्स होते हैं, इनके अंदर कोयला जाता है और इस कोयले को क्रश करते हैं। क्या करते हैं, छोटे 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 स्मॉल पीसेस में, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में क्या कर देते हैं, इस कोयले को तोड़ देंगे। इसको बोलते हैं पल्वराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन मेथड। पल्वराइजेशन का मतलब क्या है कि भाई बड़े कोल के पीसेस को स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में कर दिया जाता है। क्रशर होते हैं, पूरे क्रशर, है ना। कई बार ये क्रशर में, है ना, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स में आप देखोगे, वहाँ पे स्टोरीज होती है, कई सारे मजदूरों की मृत्यु हो जाती है इन हॉपर्स के अंदर, है ना। बिल्कुल एकदम कोयले को जैसे क्रश होता है ना, ऐसे मजदूर क्रश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं हो चुकी है, इसलिए बहुत ध्यान से इनको किया जाता है। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े हॉपर्स लगे होते हैं, क्रशर्स होते हैं, तो आपके जो कोयले को क्रश करते हैं, इस मेथड को पल्वराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हॉपर्स के थ्रू क्या होगा, कोयला क्या होगा, बहुत फाइन पार्टिकल में जाएगा। फाइन पार्टिकल के बाद हो सकता है रेनी सीजन में मान लो कोयला आ रहा है तो बिल्कुल गीला होगा, तो उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है। तो अगर हम डायरेक्टली गीले कोयले को अगर यहाँ पे, या जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, उसको हम डायरेक्ट फर्नेस में डाल देंगे, तो आग लगाने में थोड़ी सी ज्यादा हमें मेहनत करना पड़ेगी, आसानी से आग नहीं लगेगी, है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस कोल पे हवा मारेंगे, है ना, फैन चालू कर देंगे। फैन एक हॉट एयर का क्या कर देंगे, हॉट एयर का फैन लगा देंगे, ताकि जो कोयले में मॉइस्चर कंटेंट है वो थोड़ी देर के लिए मतलब फट जाए, है ना, थोड़ा सा गर्म कर देंगे। हॉट एयर से क्या कर देंगे, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हटा देंगे, और वो मॉइस्चर कंटेंट को जब हटा के जो कोल हम फर्नेस में डालेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा आग जल्दी लग जाएगी। एश कंटेंट थोड़ा सा, जो राख वगैरह, वो थोड़ा सा कम अमाउंट में निकलेगी। भाई कंबशन बहुत प्रॉपर हो सके, भाई हम चाहते हैं कि जो कोयले का कंबशन कंप्लीट हो, नहीं तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो बहुत जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैसेस निकलेगी, तो वो बहुत ही हार्मफुल रहेगी। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि भाई हमारे पूरे ओवरऑल प्लांट का एफिशिएंसी अच्छा रहे। इस वजह छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों ने कि कोयले को भी हम गर्म हवा दे के पहले उसको थोड़ा सा अच्छे से, जैसे आपने ठंडियों के मौसम में क्या करते हैं, आप गीली घास जलाने जाएंगे तो नहीं जलेगी, बहुत सारा धुआं उठेगा। आप सूखी घास जलाएंगे तो कंफर्टेबली जल जाएगी। तो कंबशन अच्छा है। जब कंबशन अच्छा नहीं रहेगा, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, थोड़ा सा गीला रहती है घास, तो उसमें धुआं बहुत निकलता है। तो सेम लाइकवाइज यहाँ पर भी कोयले को हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही फाइन पार्टिकल में तोड़ देंगे, ताकि आपका हीटअप जल्दी से जल्दी हो सके, और हवा भी मार देंगे जिससे मॉइस्चर कंटेंट भी हट जाए। इस तरीके से कोल को हम फर्नेस में स्वाहा करा देंगे, आग निकलेगी। आग से हमारा क्या होगा, बॉयलर में जो रखा हुआ पानी वो गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये स्टीम से हमारा टरबाइन के ऊपर चले जाएगा। अब क्या होगा, 2-3 चीजें हैं। अब 2-3 चीजें क्या है कि जो कोल बर्न हुआ है उससे जो एशेस निकली है, राख निकली है, उसको, और उससे जो निकली हुई गैसेस है, इनको भी तो कहीं ना कहीं पहुंचाना है। तो इसको हम पहुंचाते हैं चिमनी के थ्रू। ये चिमनी, बड़ी सी चिमनी होती है, आपने देखी होगी, और इस चिमनी के थ्रू ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो ऐश निकलेगी वो वहां पे हम पहुंचा देंगे। अब क्या हुआ, आजकल के पावर प्लांट में ESP लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। ये क्या करता है कि राख को हवा में नहीं उड़ने देगा, है ना, कोशिश करेगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ धुआं जाए, फ्लू गैसेस सिर्फ और सिर्फ जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जब ESP नहीं होता था थर्मल पावर स्टेशन में, तो ये जो ऐश होती थी ना, ये भी हवा में उड़ती थी बहुत दूर दूर तक। क्या होती, रास्ते में कोई चल रहा है और पता चले उसके सर पे क्या हुआ, फ्लाई ऐश उड़ के गिर गया,
तो अच्छी बात नहीं है ना, पूरा एनवायरनमेंट खराब होगा, कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर क्या होता है, एक तरह का डिज़ाइन होता है। ये क्या करता है, इसमें हैमर वगैरह होता है, तो लाइक पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और ऐश को क्या करते हैं, ये इस तरीके से हैमर चलता रहता है। मैं पूरा डिज़ाइन नहीं बता रहा हूँ इसका, अदरवाइज आप किसी पावर प्लांट में ESP देखेंगे तो उसमें हैमरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें ऐश कंटेंट अलग से निकाल लिया जाता है। मतलब ऐश को अलग से है ना, राख वाला ऐश और राई वाला नहीं है ना, ऐश को अलग से निकाल लिया जाता है। इस ऐश को फिर ये ब्रिक्स बनाने वाले हैं ना, जो ब्रिक्स बनाते हैं वो वाले लोग ले जाते हैं ट्रक से भर भर के यहाँ से, है ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे निकली हुई ऐशेस है, तो इससे जो ब्रिक्स बनेगी बहुत बढ़िया बनती है। तो ब्रिक्स वगैरह वाले जो वर्क में इस ऐशेस को ले जाते हैं। तो हमने क्या किया, ऐश के साथ में जो गैसेस के साथ में जो ऐश जा रही थी उसको सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर, है ना, या एक फैन होता है, इंडक्शन फैन, इंड्यूस्ड फैन है ना, नॉट इंडक्शन फैन, इंड्यूस्ड फैन, वो खींच लेता है इसको। अच्छा, अब क्या हुआ, हम यहां पर इस थर्मल पावर स्टेशन में दिमाग लगाया किसी ने कि भाई सीधा सीधा कोयला बर्न हो रहा है, उससे जा रहा है, स्टीम जा रही है, और आप यहां पे पहुंच गए। तो यहां पर किसी ने सोचा कि काम करते हैं यार, यहां पर आप देखो कि कुछ कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट जा रही है। जैसे कि अगर टरबाइन में स्टीम गई और उसके बाद कुछ स्टीम निकल रही है जिसका काम हो गया है ना, कि भाई स्टीम ने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घुमाने के बाद कुछ पार्ट ऑफ स्टीम निकल रही है ना, एग्जॉस्ट बोलते हैं इसको, एग्जॉस्ट, है ना, काम हो जाएगा, उसके बाद एग्जॉस्ट तरीके से निकलेगी स्टीम। इस स्टीम का भी तो यूज किया जाए, तो एक काम करते हैं, इस स्टीम को हम कहाँ यूज करेंगे, वापस कूलिंग तरफ ले जाते हैं, इसको कंडेंस्ड कर देंगे, है ना, कंडेंस कर देंगे। कंडेंस करके इसको वापस से, ये जो बॉयलर में पानी जा रहा है ना, क्यों ना इस स्टीम से थोड़ा सा बॉयलर के पानी को गर्म कर दे, और जो डायरेक्ट हम यहाँ से तालाब या नदी से पानी लेके जा रहे हैं उसको डायरेक्टली वहाँ पे ना पुट करते हुए थोड़ा सा कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा सा, अगर इस स्टीम वाले से जो पानी बना है उसको थोड़ा सा उसमें ठंडे पानी में मिक्स करके कहीं ना कहीं इसमें ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो बिल्कुल ठंडा पानी है उससे थोड़ा सा क्या रहेगा, गुनगुना पानी रहेगा, ऐसा समझ लीजिए। तो इस स्टीम को भी हम यूज करेंगे, अभी मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा आपको। उसके बाद ये जो फ्लू गैसेस है डायरेक्ट चिमनी से जो बाहर जा रही है, तो इसको भी हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, है ना, वो कैसे यूज करेंगे अभी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इस तरीके से कि कोयला आया, कोयले को बर्न किया, उससे स्टीम बनाया, स्टीम से टरबाइन चला के अल्टरनेटर के थ्रू हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी, दैट इज कॉल्ड थर्मल पावर स्टेशन। तो इसकी जो बारीकियां हैं वो अब यहां पे हम समझते हैं, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली ये डायग्राम आपको समझाता तो मजा नहीं आता, फील नहीं आता, है ना, थोड़ा सा आपको फील देने के लिए कि कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है वो आपको मैंने बता दिया है, एक लेआउट बता दिया। अब हम इसका प्रॉपर लेआउट देखते हैं ना। चलिए देखो, यहां पर कोल स्टोरेज है ना, ये कोल स्टोरेज से कोल हैंडलिंग प्लांट, CHP जिसको बोलते हैं, CHP, है ना, कोल हैंडलिंग प्लांट। तो कोल स्टोरेज से कोल हैंडलिंग प्लांट, कन्वेयर बेल्ट से फर्नेस, देखो यहाँ पे फर्नेस कहीं पे नहीं लिखा है, डायरेक्ट बॉयलर लिखा है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे फर्नेस के साथ बॉयलर है तो मतलब वहां पे फर्नेस तो होगा ही होगा। तो कोयला हमारा कन्वेयर बेल्ट से क्रशिंग वगैरह वाली प्रोसेस से होते हुए फर्नेस के अंदर जा रहा है, फर्नेस के अंदर जा रहा है जिसमें बॉयलर है। बॉयलर में क्या है, पानी रखा हुआ है, पानी गर्म हो रहा होगा। अब देखो इस बॉयलर में पानी कहाँ पे आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, ये रिवर का वाटर है ना। तो अभी आप शुरुआत के लिए देखिए कि यहां से पानी, अभी ये वाले साइकिल को मत देखिएगा, है ना, इसको बाद में, पहली बार थर्मल पावर स्टेशन चला रहे तो इधर तो स्टीम तो बाद में आएगी ना, शुरुआत में तो पानी हमें, शुरुआत तो हमें रिवर या तालाब के पानी से ही करनी पड़ेगी। तो ये रिवर का देखो पानी आया, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर से निकलेगा, वाटर ट्रीटमेंट होगा, डीएटर प्रोसेस एक होती है यहाँ पर कि वाटर में से जो भी गंदगी वगैरह वो सब निकालेंगे, अच्छा इसको डिस्टिल्ड वाटर बनाएंगे बढ़िया से, और उसके बाद वाटर फीड पंप होता है ना। पूरे पावर प्लांट में, थर्मल पावर स्टेशन में जो सबसे बड़ी इंडक्शन मोटर यूज होती है यहीं पे होती है कि इस पानी को आपके बॉयलर पता है 3-3, 4-4 मंजिल के बराबर का बॉयलर होता है, ऐसा छोटा मोटा बॉयलर नहीं है कि जरा सा बना दिया, बहुत बड़ा बॉयलर होता है। उस बॉयलर के अंदर पानी भरने के लिए मोटर, इंडक्शन मोटर और पंप की जरूरत पड़ेगी ना, है ना। वो पंप और जो इंडक्शन मोटर का जो सेट है वो सबसे बड़ा सेट होता है ना, बहुत बड़ी मोटर होती है। तो यहाँ पर वाटर फीड पंप जो होता है उससे क्या होगा, पंप के थ्रू यहाँ पर आपका बॉयलर के अंदर क्या पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, चाहते तो हम इसको डायरेक्टली यहीं पे पहुंचा देते बॉयलर में, बट आपको ध्यान रहेगा कि ये डायरेक्टली नहीं जा रहा है, ये पानी कैसे जा रहा है, ऐसे होते 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 इकोनोमाइजर एक चीज लगी हुई है, उसके बाद इसमें एंटर कर रहा है। अब ये इकोनोमाइजर क्या बोला है, इकोनोमाइजर ये बोल सकते हैं कि एक तरीके का वाटर हीटर है ये,
कि जो पानी आ रहा है उसको थोड़ा सा गर्म कर पाए। अब गर्म करने के लिए क्या अलग से सर हम लोगों ने क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनोमाइजर क्या हो रहा है, इकोनोमाइजर में ये जो आपकी फ्लू गैसेस निकल रही थी ना, है ना, कोयला बर्न होने के बाद या जो बॉयलर से जो हमारी फ्लू गैसेस निकल रही थी पूरी की पूरी, है ना, जो वहाँ पे हमारा कोयला बर्न हो रहा था उसके बाद की जो गर्म गैसेस निकल रही थी, फ्लू गैसेस जिसको बोलते हैं, उन गैसेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस इकोनोमाइजर में से पास करवाएंगे। किसको पास करवाएंगे? इस पानी को, इस पानी को पास कराएंगे ताकि ये थोड़ा सा प्री हीट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हीट हो जाएगा, वार्म वाटर हो जाएगा, और फिर बॉयलर के अंदर ले जाएंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ी सी इफिशियंसी होगी। बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बहुत ठंडे पानी को हमें गर्म नहीं करना पड़ेगा, बॉयलर के अंदर पहले से थोड़ा सा गर्म पानी आएगा, और ये थोड़ा सा गर्म किसकी हेल्प से हुआ है? विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर, क्योंकि इकोनोमाइजर से के थ्रू क्या पास हो रहा है? फ्लू गैसेस पास हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, इकोनोमाइजर में ये जो डायरेक्ट पानी आ रहा है इसको थोड़ा सा हम गर्म कर पा रहे हैं, है ना। तो अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको इकोनोमाइजर का सारे के सारी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, मैं एकदम लिखवाऊंगा आपको, पूरी पूरी डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, बॉयलर में जो स्टीम बनी, जो स्टीम थी उस स्टीम को और हमने सुपर हीट किया। किसकी हेल्प से? ये सुपर हीटर की हेल्प से। सुपर हीटर की हेल्प से और स्टीम को हमने क्या किया, उसका और हीटेड बनाया, और उस सुपर हीटेड स्टीम को हमने वॉल के थ्रू कहां पहुंचाया? हमारे टरबाइन पे पहुंचाया, और टरबाइन से फिर हमारा ये अल्टरनेटर चला, है ना, टरबाइन से, और हमारा ये जो प्राइम मूवर है मैकेनिकली कपल्ड है, और फिर ये अल्टरनेटर चलेगा, और उसके बाद का प्रोसेस तो आपको मैं आगे सिंक्रोनस मशीन वगैरह में पढ़ाऊंगा। अल्टरनेटर से हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जन्म हुई। ये एक्साइटर लगा रहता है अल्टरनेटर के साथ, तो ये अल्टरनेटर वाला पूरा का पूरा सेगमेंट हम सिंक्रोनस मशीन में पढ़ेंगे। चलो, अब क्या हुआ, टरबाइन पे जो स्टीम हो गई थी उसका जो काम हो गया था, तो एग्जॉस्ट स्टीम को हम लोग लेके आए और इसको कंडेंस किया हम लोगों ने थ्रू द कंडेंसर, है ना। स्टीम थी उसको हमने कंडेंस्ड किया और वाटर में कन्वर्ट किया। उस वाटर को क्यों ना हम डायरेक्टली वापस यूज कर लें, भाई यहां से जो स्टीम आई है उसको कंडेंस्ड कर दिया और वाटर के इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, उस स्टीम को वापस से वाटर में कन्वर्ट कर लिया थ्रू कंडेंसर, और उस कंडेंस्ड वाटर को हम वापस से इसके अंदर फिट करा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बढ़िया अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टीम से बना हुआ वाटर है, तो वो हमें कोई ट्रीटमेंट प्लांट से भी नहीं गुजारना है उस वाटर को, और वो थोड़ा सा टेम्परेचर भी अच्छा है उसका, तो हम डायरेक्टली उसको यहाँ से एक साइकिल तरीके से यूज़ कर लेंगे। अब ये पानी बहुत ज़्यादा थोड़ी है कि बिल्कुल रिवर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यहीं से होगा, कि तो थोड़ा बहुत अमाउंट होता है, तो इसको हम रीयूज कर लेते ताकि आपकी वाटर इफिशिएंसी अच्छा है। सपोज करो कि भाई हमें 100 यूनिट्स ऑफ वाटर चाहिए, तो 75 यहां से आ जाएगा, 25 यहां से आ जाएगा, ऐसा है। इसकी जरूरत हमेशा रहेगी, इसकी जरूरत हमेशा रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये वाले वाटर को हम कूलिंग टावर से भी पास करवाते हैं। कूलिंग टावर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है कि कई बार उस वाटर को यहाँ से जो पानी निकला है उसको हम कूलिंग टावर्स की हेल्प से यहाँ पे ठंडा करके, देखिए कई बार क्या होगा कि बहुत गर्म पानी को हम चाहेंगे तो तालाब में छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा, उसको कूल करना पड़ेगा, तभी हम एनवायरनमेंट में उसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी मर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो पानी निकला है उसको कूलिंग टावर की हेल्प से ठंडा भी करते हैं, है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी रहती है जहाँ पे नेचुरल कूलिंग तरीके से पानी को इस तरीके झरने जैसा बहाया जाता है, जिसको कूलिंग टावर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कूलिंग टावर कई बार क्या होगा ना कि नदी में ऐसा गर्मियों का टाइम हुआ कि गर्मियों के टाइम पे जहाँ पानी की कमी है, जो आसपास तालाब या रिवर है वहाँ पे पानी की कमी हो गई, तो हम ये जो कूलिंग टावर पे जो पानी जा रहा है इसी को हम वापस रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये देखो यहाँ से जब वाटर ट्रीटमेंट पावर प्लांट से भी जाएगा ना, तो यहाँ का भी पानी वेस्टेज वगैरह होके पूरा पूरा रिसाइकलिंग प्रोसेस एक पूरा यूनिट होता है यहाँ पे, है ना। उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और आ रही है, हॉट एयर। ये हॉट एयर किसके लिए आती है? ये हॉट एयर आ रही है आपके कोयले में से जो मॉइस्चर है ना, उस मॉइस्चर कंटेंट को हटाने के लिए हॉट एयर आ रही है। अब इस हॉट एयर कहाँ से आ रही है? एयर प्री हीटर से आ रही है। इस एयर प्री हीटर में जो आपको देखो कोयले को जलाने के लिए एडिशनल हवा की जरूरत पड़ती है ना, वो एडिशनल हवा कौन देगा हमें? फोर्स ड्राफ्ट फैन। ध्यान रखना इसका एप्लीकेशन क्या है, फोर्स्ड ड्रॉट फैन का, फोर्स्ड ड्रॉट फैन है ना। फोर्स्ड ड्रॉट फैन का क्या यूज है? ये एटमॉस्फेयर की जो एयर लेता है, फ्रेश एयर लेता है, उससे एयर प्री हीटर से हम लोग गुजारते हैं। अब इस एयर प्री हीटर में जो फ्लू गैसेस की हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस एयर प्री हीटर में भी टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, जिसकी वजह से हॉट एयर से हम लोग कोयला गर्म करेंगे और हमारे फर्नेस में जाने देंगे। तो देखो इकोनोमाइजर से होके तो हमारा पानी आ रहा है बॉयलर के अंदर, इस हॉट एयर से हमारा फर्नेस का जो कोल है उसका मॉइस्चर हटा रहे हैं हम लोग,
है ना। और इस बॉयलर से जो फ्लू गैसेस निकल रही बॉयलर और फर्नेस की हेल्प से, तो ये फ्लू गैसेस हम सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर तक ले जा रहे हैं। उसके बाद फाइनली फिर हम चिमनी से निकाल देंगे, फाइनली हम चिमनी से निकाल देंगे। तो चिमनी के यहाँ पे जो इस फ्लू गैसेस को सक करने के लिए काम आएगा वो है इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन। इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन का काम कहाँ है, वो चिमनी के पास में होता है, जहां पर आपकी फ्लू गैसेस को सक करके चिमनी के थ्रू निकालने की कोशिश करता है। और यहीं पर ESP लगाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा सिस्टम है। उसके बाद आगे बढ़ते, उसके बाद बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि पूरा का पूरा खत्म हो गया। उसके बाद देखिए ये एश हैंडलिंग प्लांट और स्टोरेज एश कि ESP से जो एश निकली हुई है ना, अभी ESP वहां दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, बट ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट अच्छे से होता है। तो यहाँ पर आपको जो एश हैंडलिंग प्लांट है, जो ESP की हेल्प, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर की हेल्प से जो एश निकली है, उसके लिए एक स्टोरेज प्लांट बना दिया है। वहां से उस एश को क्या करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन वाले बेच देते हैं कि भाई ईंट बनाने के लिए आप काम करिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा थर्मल पावर स्टेशन का एक पूरा मैंने आपको सिस्टम बता दिया है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप देखिएगा, अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है ताकि आपके पास नोट्स में हमेशा बना रहे, ताकि इनको एक एक बार पढ़ लेना। मैं एकदम बिल्कुल क्रैश कोर्स जैसा आपको बताता हूं कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नोट्स में सारी चीजें दे दी है ताकि आपका मन करे तो एक बार रीडिंग कर देना। मैं बोलता डायरेक्टली ये रीड करवाता तो मजा नहीं आता, आपको मैंने समझा दिया है, ये कहानी पूरी समझा दी। अब इन नोट्स को आप रीड करेंगे तो 2 मिनट के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टीम पावर स्टेशन, जिसको थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू कोल कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज स्टीम पावर प्लांट। वही मैंने सारी चीजें बोली है, बेसिकली रैंकिन साइकिल पे काम करता है। ये मैंने रैंकिन साइकिल का भी आपको बता दिया है। रैंकिन साइकिल क्या होता है, हीट जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है ना। मैकेनिकल में क्यों, क्योंकि टरबाइन से जो कन्वर्ट हो रही है वहां तक ही रैंकिन साइकिल खत्म हो जाता है। उसके बाद तो हमारा मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कौन करता है, अल्टरनेटर करता है। एडवांटेज क्या है भाई, भाई कोयला आराम से मिल जाता है, लेस इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू द अदर जनरेटिंग स्टेशन। किससे कंपेयर कर रहे हैं, हाइडल पावर स्टेशन से, क्योंकि हाइडल को बनाने में बहुत टाइम लगता है हमें, है ना। इट कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी प्लेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ कोल। अगर कोल नहीं भी होगा तो ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। इट रिक्वायर लेस स्पेस एज कंपेयर टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लेस देन दैट ऑफ डीजल पावर स्टेशन। डिसएडवांटेज क्या है, इट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड फ्यूम्स। इट इज, है ना, सारे सारे पढ़ लेना। अब देखो इसमें जो मेन प्लांट है कोयला, पहला कौन सा, कोल एंड एश हैंडलिंग अरेंजमेंट, ठीक है, हमने देखा। स्टीम जनरेटिंग प्लांट, स्टीम जनरेटिंग प्लांट में जो स्टीम वाला या इकोनोमाइजर सारे के सारे उसी के अंदर आएंगे। देन स्टीम टरबाइन, 4th नंबर है अल्टरनेटर, 5th नंबर है फीड वाटर, ये पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नदी से जो आ रहा है बॉयलर तक जा रहा है, पूरा फीड वाटर प्लांट बोलेंगे। और कूलिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये पूरा एश हैंडलिंग प्लांट मैंने जैसे बोला था, देखो एक पल्वराइजेशन मेथड होगा, ये पल्वराइज्ड कोल यूज करते हैं। पल्वराइज्ड का मतलब क्या है, पल्वराइज्ड का मतलब है क्रशेज इनटू स्मॉल पीसेस, है ना, और आपके फर्नेस में जाएगा। इस पूरी कहानी एकदम यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, एकदम रीड करना आसानी से समझ में आएगा। मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है ना, सारा का सारा लिख दिया है। कोयला कितना क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सब की जरूरत नहीं है। चलो ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, कन्वेयर बेल्ट का भी लिखा होगा। The pulverized coal is fed into the boiler by conveyor belt. The coal is burned into the boiler and the boiler नहीं है, फर्नेस लिख लेना यहाँ पे, है ना। बॉयलर नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, सर बॉयलर में कोल कैसे जा रहा है। बॉयलर फर्नेस का एक ही सेटअप होता है, इसलिए लिखा है। After the complete combustion, coal is removed to the ash handling plant and delivered to the ash storage plant for the disposal. The removal ash furnace is necessary for, पूरा लिख पढ़ लेना, पूरा का पूरा, कोई काम का नहीं है ना। स्टीम जनरेटिंग कोई काम का नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने स्टोरी सुना दी है, अदरवाइज तो बहुत काम का है ना। स्टीम जनरेटिंग प्लांट, बॉयलर, सुपर हीटर का क्या बॉयलर का मतलब तो समझ गए कि भाई पानी भरा है उसके अंदर। द स्टीम प्रोड्यूस बाय द बॉयलर इज वेट एंड इज पास थ्रू अ सुपर हीटर। देयर इज अ ड्राइड एंड सुपर हीटेड, है ना। अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज करके हम लोग टरबाइन में देते हैं। इकोनोमाइजर का काम क्या है, एन इकोनोमाइजर इज एसेंशियली a feed water heater and derived heat from the flue gases from this. For this purpose the feed water is to fed to the economizer before supplying to the boiler. बॉयलर में सप्लाई करने से पहले हम इकोनोमाइजर से पास करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा रह सके। द इकोनोमाइजर एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ हीट ऑफ अ फ्लू गैसेस टू इंक्रीज द फीड वाटर टेम्परेचर, है ना, वही सारी कहानी बताए। एयर प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर सप्लाइड फ्रॉम अ कोल बर्निंग, है ना, कोल बर्निंग प्रोसेस को आसान बनाता है। स्टीम टरबाइन सब पता है। अल्टरनेटर, फीड वाटर, कूलिंग अरेंजमेंट, ये पूरा का पूरा कूलिंग अरेंजमेंट, कूलिंग टावर वगैरह सारा का सारा जो मैंने बताया वही का वही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा
अब क्या है, हर एक चीज को वापस थोड़ी सी डिटेलिंग में है। ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा काम की नहीं है, मन करे कभी कि बहुत डेप्थ में मजा आ रहा है पढ़ने में तो पढ़ लेना, अदरवाइज इस स्लाइड की जरूरत नहीं है। पिछली स्लाइड को अच्छे से पढ़ना, इस स्लाइड को जरूरत नहीं। मैं तो रिमूव कर रहा था बट मैंने सोचा चलो दे देते, नोट्स में काम आएगा, है ना। थोड़ा सा डिटेल वर्जन दी है, थोड़ी सी और डेप्थ में गए हैं, उतनी डेप्थ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये सब डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आखिरी में आ जाते हैं एफिशिएंसी। ये काम का चीज है कि एफिशिएंसी क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी होती है, होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू द टरबाइन, है ना। टरबाइन शाफ्ट पे जितनी हमारी क्या है हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है अपॉन हीट ऑफ कोल कंबशन। हीट ऑफ कोल कंबशन इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल एफिशिएंसी, कि भाई हमारे जो टरबाइन के शाफ्ट तक जो मैकेनिकल के फॉर्म में जा रही है एनर्जी और हमारा कोल जो बर्न हो रहा है हीट ऑफ कोल कंबशन, इन दोनों का रेशियो होता है थर्मल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी होती है हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ओवरऑल देख रहे हैं हम तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो अल्टरनेटर से है वो, और हीट ऑफ कंबशन ऑफ कोल कोल, है ना। देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब क्या, इनपुट क्या था, कोल था, आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी होता है। तो हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपॉन यहां पर क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कोल कंबशन। अच्छा, दोनों यूनिट होते हैं अलग अलग है, इसलिए इक्विवेलेंट लिखा है कि हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट, के इलेक्ट्रिकल आउटपुट के इक्विवेलेंट हीट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट बैलेंस करना पड़ेगा ना, दोनों का यूनिट सेम रखना पड़ेगा, है ना। आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पावर स्टेशन इज 29% और ये थर्मल एफिशिएंसी 30% होती है ना। थर्मल एफिशिएंसी से ये एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि 1-8% हमारा अल्टरनेटर में चले जाता है लॉस में। अच्छा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ओवरऑल एफिशिएंसी का कोई पूछे, थर्मल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बस ये वाला एफिशिएंसी वाला पोर्शन आपको काम का था, ये बिल्कुल काम का नहीं है, ये भी बिल्कुल काम का नहीं है। टाइम मिले तो डेप्थ में पढ़ लेना, अदरवाइज तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी जो चीजें बताई है वही आपके काम की है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, अभी बिल्कुल लोड नहीं लेना है, अभी बिल्कुल लोड नहीं लेना है। अगले लेक्चर और उसके अगले लेक्चर में, अगले 2 लेक्चर में मैं आपको इस थर्मल पावर स्टेशन पे पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है वो सब करवा देता हूं, है ना। ये थ्योरी भी अभी मत पढ़ना, जितनी मैंने कहानी सुनाई है ना वो सुनना, अभी मत पढ़ना, अभी लोड मत लेना कि सर ने तो नोट्स दे दी डायरेक्ट रीड करना है, अभी रीड मत, ये भी मत करना। अभी मैं अगले 2 लेक्चर में जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उसको आप देखना, कैसे मैंने जो स्टोरी सुनाई है, जैसे मैंने लेआउट बताया थर्मल पावर स्टेशन का, उससे किस तरीके से आप कनेक्ट करते हो। और सारे क्वेश्चन आपको बिना थ्योरी पढ़े भी जो मैंने कहानी सुनाई है उसके बेसिस पे आप आराम से सारे क्वेश्चन करोगे। और कुछ क्वेश्चन नहीं भी कर पाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाली थ्योरी है। तो बची हुई जो थ्योरी है आपकी, या बची हुई के क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे वो आपको एक बार नजर आ गया। उसके बाद जब ये थ्योरी पढ़ोगे तो आप आसानी से चीजों को समझोगे, अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।